हेलो एंड वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर्स सीरीज ऑफ सैलरी। अभी अपने इनकम टैक्स रिवीजन कर रहे हैं, सीए एंड सीएमए इंटर का। सो आज सैलरी का सेकंड डे है। आई होप आप सबने फर्स्ट वाला किया होगा, रिवीजन किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, और मे बी थर्ड पार्ट भी आए तो थर्ड पार्ट करना ही पड़ेगा। थर्ड पार्ट में लास्ट के जो लेक्चर में अपने सिर्फ सम करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हुआ उसका एक सम अप भी करेंगे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। लास्ट सेक्शन में अपने क्या किया था? 15 चार्जेबिलिटी का था सैलरी का, 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन था, और 17 में आपका सैलरी का एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसको डिफाइन किया गया है। बोनस, वेजेस, डीए एंड द पेंशन, ग्रेचुटी, लिव इनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड का जो एनुअल इंक्रेशन, और टैक्सेबल पार्ट इतना ध्यान रखो, टैक्सेबल पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, और 80 सीसीडी में जो ट्रस्ट है पेंशन स्कीम है, देन और अग्निवीर जो 80CCH में ट्रांसफर होता है वो, एंड देन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ सैलरी। ये जो टैक्सेबल पार्ट है इनमें से कुछ कुछ चीज अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन के बाद सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन है, देन उसका टैक्सेबल पार्ट कहाँ जाके टैक्स होता है? सैलरी में, सैलरी अंडर सेक्शन 17। ठीक है, और लास्ट सेक्शन में अपने क्या किया था लास्ट क्लास में? सॉरी, पहला चार्ज ये देखा था चार्जेबिलिटी में ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, एंड देन सरेंडर ऑफ सैलरी, एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, और मेजर पार्ट क्या था? अलावेंसेस का। तो अलावेंसेस के लिए मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ, जो ये डीडीटीटी की था ना, डेली अलावेंस एंड ट्रैवलिंग अलावेंस और कन्वेंस अलावेंस, एंड डीसी और टीटी ट्रैवलिंग में दो था, एक ट्रैवलिंग अलावेंस और एक ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ये चार, सिर्फ ये चार आपको डिफ़ॉल्ट रिजिम में मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो अपने करते आए हैं ऑप्शनल रिजिम या पुराना रिजिम में सारे अलावेंसेज है। अलावेंस एज ए नेचर आर फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। जो जो क्लास में हुआ है, जो आपने पढ़ा है, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट एग्जामिशन कहीं कहीं एक्ट दे दिया है, अदरवाइज अलावेंसेज आर फुल्ली टैक्सेबल। अपने किए एक मेजर पार्ट किया अपने ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस 300 पर मंथ पर मंथ 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड है। ठीक है, एक ट्राइबल एरिया का था, एक माइंस का था, ये आपको ध्यान पे रखना है। एक ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज है जो 70% है और मैक्सिमम 10,000 है। ठीक है, वो डिफॉल्ट में नहीं मिलता, वो सिर्फ ऑप्शन में मिलता है। 70% है वो जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो लोग वर्क करते हैं, कंडक्टर या जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, उनको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस 70%, मैक्सिमम 10,000 पर मंथ रहता है। और ये वाला जो ट्रांसपोर्ट अलावेंस है जो डिफॉल्ट रिजिम में मिलता है, ये सिर्फ दिव्यांग को मिलता है 3,200 पर मंथ, और डम ये डीफ डम और ये ऑर्थोलॉजिकल और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को मिलता है, जिसका हड्डी का प्रॉब्लम होता है, उससे कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको मिलता है। ओके, तो ये अपने को 4 अलावेंसेस अपने को ध्यान पे रखना है बस, जो डिफॉल्ट में मिलता है। और कुछ नहीं तो डिफॉल्ट में कुछ नहीं मिलेगा, सब फुल्ली टैक्सेबल है। ऑप्शनल में अपने को ध्यान पे रखना है, और डिफॉल्ट में फुल्ली टैक्सेबल है इन 4 को छोड़ के। और इवन ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो हैंडीकैप्ड वाला है उसमें 3,200 पर मंथ है, और उन 3 को अमाउंट स्पेंड और इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्ट है। आपने जितना अमाउंट स्पेंड किया उतना आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना एक्चुअल अमाउंट स्पेंड हो तो उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अलावेंसेस को सम अप करके अब अपने दूसरे पार्ट में आते हैं। 17 का एक्सटेंडेड पार्ट कर रहे हैं, ये भी एक सैलरी का पार्ट बनता है और टैक्सेबल रहता है। तो फर्स्ट आएंगे पेंशन। पेंशन अपने को रिटायरमेंट में मिलता है या द टाइम ऑफ सैलरी भी मिलता है। एन्यूटी मिलता है, ये एन्यूटी क्या है, व्हाट इज डिफाइन किया गया, ईयरली ग्रांट है जो सीरीज आपको अपने को एनुअल अमाउंट मिलता है टू ए पर्सन। जो एक उस पे नहीं जाएंगे, छोड़ो इसको। हाँ, अपने आते हैं पेंशन पे। तो पेंशन कोई एन्युटी का पार्ट, इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया। अगर आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो सैलरी है, पास्ट एम्प्लॉयर से मिलता है तो इट विल बी टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, और फ्रॉम एनी अदर पर्सन जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब पेंशन आपको मिलेगा
आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय उनके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। द रीज़न इज दैट कि वहाँ एम्प्लॉयर और उनके फैमिली मेंबर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। सैलरी में 1% भी टैक्सेबल होने के लिए, 1 पैसा भी टैक्सेबल इनकम अंडर सैलरी हेड जाने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इज अटमोस्ट प्रायोरिटी। पहला वो उसका कोर एरिया है कि वो रिलेशनशिप होगा तभी आप सैलरी में आओगे। तो सिंस वो रिलेशनशिप वहाँ नहीं रहता इसलिए वो अदर सोर्सेज में चला जाता है। ठीक है, अब आते हैं पेंशन के टाइप से। पेंशन का टाइप कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड मीन्स आपको खुला खुला मिल रहा है, पीरियडिकली मंथली मिल रहा है। कम्यूट मीन्स एक साथ आपने ले लिया। तो अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल होता है। अनकम्यूटेड माथा ही मत लगाना, अगर आपको मंथली 2,000 5,000 6,000 उसको फुल्ली टैक्सेबल कर दो, कुछ एग्जाम्शन नहीं है उसमें, और वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एम्प्लॉयज के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है। प्रॉब्लम कहा था कम्यूटेड पेंशन में। कम्यूटेड जब आपको लमसम मिलता है, जनरली क्या होता है जब आप पेंशन का ना फुल्ली लोग कम्यूट नहीं कराता है, आधा 20% 30% 70% कम्यूट करा देता है, थोड़ा अनकम्यूटेड ही मंथली लेते हैं, ऐसे भी लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कम्यूटेड पेंशन है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो वो एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कम्यूटेड पेंशन भी एग्जेम्प्ट होता है। प्राइवेट एम्प्लॉयज में 2 पार्ट आता है, पहला आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है, सेकंड आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है। अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है, अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तो हाफ ऑफ पेंशन एग्जेम्प्ट होता है, और अगर आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो 1/3 एग्जेम्प्ट होता है। वापिस में आती हूँ, अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल, देखो ही मत, गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज मत देखो। कम्यूटेड पेंशन में जब आप लम सम लेते हो, एक बड़ा अमाउंट लेते हो, तो आपको देखना है गवर्नमेंट में तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा कम्यूटेड भी, और प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में यू हैव टू सी 2 पार्ट, वेदर यू आर एम्प्लॉयज रिसीविंग ग्रेचुइटी और नॉट। अगर उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है, अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है तो 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 1/3 ऑफ पेंशन। और अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तो हाफ, ये ध्यान पे रखना, 1/3 और हाफ। ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, फुली एग्जेम्प्ट होता है। इसमें खाली ये याद रखना है, ऐसा नहीं कि जैसे भाई कोई BSNL है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कभी कभी कंपनीज रहती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो नहीं, डायरेक्टली आपका पेरोल है ना गवर्नमेंट से आना चाहिए। जैसे सिविल सर्विसेज है, डिफेंस सर्विसेज है, या गवर्नमेंट की कोई कॉलेज है, स्कूल है और पुलिस है, जैसे वो जहाँ गवर्नमेंट से सीधे आपको, आप गवर्नमेंट के पेरोल पे रहनी चाहिए, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज नहीं। गवर्नमेंट से आपको सैलरी ये पेंशन मिलता है तब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट में 1/3 याद रखना है, अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है, अगर ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तो हाफ। ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को फुल एग्जामेशन मिलता है क्योंकि उनका पेरोल गवर्नमेंट पे रहता है। एक ही सम देख लेते हैं, स्टडी मटेरियल का ही सम है। ठीक है, अब इसमें मिस्टर सागर रिटायर्ड हो रहा है। ओके, कब रिटायर हो रहा है, 1/10। अपने CA के स्टूडेंट है, अपने को ध्यान रखना चाहिए 1 अक्टूबर बोलते हैं 6 मंथ्स, ये दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए। 182 डेज का भी डेट है, इमीडिएट आना चाहिए। ये सब डेट्स है ना, मैं अगेन बोलूँगी, वो जो नोटबुक, शॉर्ट नोटबुक रखो और उसमें ध्यान पे रखो कि जो अपना डेप्रिसिएशन का रेट लगता है 180 डेज 182 डेज, कि इसके बाद से वो डेट सब नोटिस करके रखो ताकि एग्जाम में फटाफट फटाफट काम होना चाहिए। तो 1/10/25 है, तो दैट मीन्स 6 मंथ्स है, ये मेरे को समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है, उसको 5,000 पर मंथ पेंशन मिल रहा है। ओके फाइन, 1 फरवरी 2026 को उस अपना 60% ऑफ पेंशन को कम्यूट करा दिया और 3 लाख उसको मिला है। इस पे अपने को ध्यान रखना है कि कितना, पहला 5,000, वो बात बाद में आते हैं, 5,000 पर मंथ इसको मिल रहा है, कब से मिल रहा है, तो 5,000 ऐसे तो 6 मंथ मिल रहा है, लेकिन कम्यूट कब कर रहा है, 1 फरवरी, तो फरवरी और मार्च इस ये कम्यूट करवा दिया है, तो 5,000 इंटू 4 मंथ इसको मिला है 20,000, और 2 मंथ्स में कम्यूट कितना करा है, 60%, तो अनकम्यूटेड कितना रह गया इसका, 40%। ठीक है ना, तो 40% का 5,000 का 40% जो अनकम्यूट करा है, और इंटू 2 मंथ्स, और ये 4 महीना, ये हो गया 4,000 और 20,000। ठीक है, तो अनकम्यूटेड पेंशन है, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है अपना, इस पे को तो अपने को माथा लगाना ही नहीं है। अब आते कम्यूटेड पेंशन में,
कम्यूटेड पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी दो केसेस, जब आपको ग्रेचुइटी मिलता है तो इमीडिएट 1/3 ग्रेचुइटी, 1/3 ग्रेचुइटी, 1/3, ये ध्यान पे रखना है। बट इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जनरली लोग कहाँ गलती करते हैं, ये जो 3 लाख जो मिल रहा है ना, ये 60% है। 3 लाख 60% है, तो इसको पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, फुल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.6, 5 लाख। तो 5 लाख मेरा एक्चुअल पेंशन का अमाउंट है। 60% मैंने कम्यूट करा के 3 लाख लिया, तो मेरा पेंशन का अमाउंट कितना है, फुल पेंशन अमाउंट 5 लाख है, और मैंने उसे 60% करके 3 लाख रिसीव कर लिया। तो जो अपने को एग्जेम्पशन मिलता है ना, इस 5 लाख के ऊपर मिलता है। 1/2, हाफ और 1/3 इसके ऊपर करते हैं, 3 लाख के ऊपर नहीं होगा। बस यही इसमें ध्यान रखने का चीज़ है। तो ठीक है, आ गए 3 लाख कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड हुआ, तो ये क्या किया, 5 लाख का 1/3, 1666, 4 6 और 1 7, और टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन आ गया 1,33,333 अपना कम्यूटेड पेंशन है, इसमें अनकम्यूटेड को ऐड कर दो। अब अगर यही इस सम को बोल दे कि ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है, तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड हुआ है अपना 3 लाख। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे थे कि अगर आपको 3 लाख कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड हुआ है, तो फुल्ली अमाउंट अपना कितना निकला, 5 लाख। तो 5 लाख का 1/2 करो, 2,50,50,000। तो बस इसमें ध्यान रखने का बात यही है कि ग्रेचुइटी मिलता है तो 1/3, ग्रेचुइटी नहीं मिलता तो 1/2, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में एग्जेम्प्ट है, अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल है। सिर्फ कम्यूट जब वो एक साथ लमसम लेता है, उस पर ध्यान रखने का चीज। ठीक है, यही समय नेक्स्ट हो गया। ये सब वीर चक्र, ये सब तो एग्जाम्प्ट होता ही है, ये छोड़ दो, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, ये भी बहुत पुराना सर्कुलर, दिस इज नॉट ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये क्या है इसमें अपने को, ये रिसीव इतना, ये सब सम भी एमसीक्यू कर सकते हो, सब सॉल्व कर देना। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगी, तो ये नोट्स या मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लो और ये सब सॉल्व करो। ये सब अपने कर लिए हैं। एक सब फिर अपने उसमें करेंगे। अब चलते हैं ग्रेचुइटी पे। तो ग्रेचुइटी क्या है, एक वॉलेंट्री पेमेंट है बाय द एम्प्लॉयर। आपने जो सर्विस किया है, ये इसको डिफाइन किया गया है। ये ग्रेचुइटी में भी क्या है, ये भी एक एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। ठीक है, या इधर आप आपको ग्रेचुइटी ड्यूरिंग सर्विस भी मिलता है, एट रिटायरमेंट और डेथ भी मिलता है। और हाँ, इसमें याद रखना है, इवन पेंशन में भी इसका एग्जम्पशन मिलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम। ठीक है, ग्रेचुइटी भी और पेंशन भी, ये ध्यान रखने का चीज़ है इसमें। तो अगर ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट और डेथ में मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस, वही जो अनकम्यूटेड में था ना कि आपको मंथली मिलता, तो ये भी अगर ड्यूरिंग सर्विस मिलता तो फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। बट आफ्टर रिटायरमेंट मिलता तब इसका, इसमें एग्जेम्पशन है, वो अपने देखेंगे। फिर आगे अगर आपका ग्रेचुइटी, वैसे एक चार्ट बनाते हैं, ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, पहला ड्यूरिंग सर्विस है तो फुल्ली टैक्सेबल है, उस पर तो माथा नहीं लगाना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है, एग्जेम्प्ट है। और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी दो दो कंडीशन है इसमें। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए पहला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, इसमें बहुत गलती होता है। पहला, आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हो, एक्ट में कवर्ड हो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में। और ये दूसरा, आप एक्ट में कवर्ड नहीं हो। फर्स्ट वाइज कराते हैं, अगर आपको ड्यूरिंग सर्विस मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। ग्रेचुइटी अगर रिटायरमेंट और डेथ में मिलता है
तो वो एग्जेम्प्ट होता है और एग्जेम्पशन मिलेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का 2 केसेस बनेगा, आइदर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो और आइदर आप कवर्ड नहीं हो। तो अगर आप कवर्ड हो तो कवर्ड में क्या है, देखो अपने को एवरेज निकालना पड़ता है, एवरेज सैलरी, इसमें ये ध्यान रखना है। तो एक्ट अगर अपने लॉ पढ़े हैं तो अपने क्या करते हैं, जनरली एक्ट में देख लेना जितना भी एक्ट रहता है, इवन कॉन्ट्रैक्ट सब में 15/26 लिया जाता है। 26 क्यों, मीन्स 4 वर्किंग डेज, 4 हॉलीडे को निकाल दिया जाता है। तो वहाँ जनरली एक्ट में क्या होता है, 15/26 लेते हैं, 50 एवरेज 1/2 नहीं करते हैं, क्योंकि अपने ये इसका क्या बोले ना, इसका लॉजिक यही है कि 4 संडे होता है उनको निकाल दिया जाए हॉलीडे को, और हाफ नहीं करके 15/26 से एवरेज निकलता है। पहला अगर ये याद रहे, कैसे याद रहेगा कि एक्ट में कवर्ड, एक्ट में कर रखे हैं, पुराने भी एक्ट में, कई सारा एक्ट में रहता है 15/26, तो याद कैसे रखना है अपने को कि इसको 15/26 लेना है। तो कवर्ड अंडर में 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है। और एक चीज में ध्यान रखना, लास्ट ड्रॉन सैलरी है, इस सैलरी क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। पहला अमाउंट 20 लाख है, इसका तीन का मिनिमम लेना है, लीस्ट ऑफ, पहला एक्चुअली ग्रेचुटी, दूसरा 20 लाख 20 लाख, और तीसरा जो मेन थिंग है 15/26 एक्ट के हिसाब से याद रख लेना। इसमें लास्ट ड्रॉन, जैसे आज अपने रिटायर हो रहे हैं, जुलाई चल रहा है, तो जून में जो मेरा लास्ट ड्रॉन सैलरी है मंथ का वो लूंगी, और इसका सैलरी में ना बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स में फुल डीए कवर्ड होता है। जैसे अपने जनरली सब में क्या करते हैं कि डीए जो टर्म्स वाला होता है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, वो इंक्लूड करते हैं, नहीं, और इसमें कमीशन नहीं आता है, वेदर इट्स टर्नओवर बेस्ड, कोई भी बेस्ड। जनरली अपने क्या करते हैं सैलरी का कैलकुलेशन में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, बट यहाँ सिर्फ बेसिक प्लस डीए आता है और डीए भी फुल डीए आता है, यही ध्यान में रखने का चीज़ है। और कंप्लीटेड ईयर्स का क्या है कि जैसे अगर आपने 26 ईयर 8 मंथ्स किया है तो 27 ईयर हो जाएगा, 26 ईयर 4 मंथ्स किया है तो 26 ईयर होगा। मीन्स अगर आपका 6 महीना से ज़्यादा होता है तो उसको आप 1 साल ले लो, ठीक है। तो फिर आते हैं, पहले कैसे ध्यान पे रखेंगे, एक्ट के हिसाब से 15/26 रख लेना। लास्ट ड्रॉन सैलरी जो लास्ट मंथ मेरे को रिसीव हुआ वो लेंगे। कंप्लीटेड ईयर्स में अगर 6 मंथ से ज़्यादा, जैसे आपने राउंड ऑफ नहीं करते हैं क्या, 5 से, अगर 5 से ज़्यादा होता है तो वैसे ध्यान में रख लें, 6 मंथ्स उसका आधा ही तो हुआ, 12 मंथ्स का 6 मंथ आधा ही तो हुआ। तो ये कैसे ध्यान से रख सकते हैं कि जैसे अपने मनी को जैसे राउंड ऑफ करते हैं ना, 0.5 0.7 रहता है तो 7 का 8 कर देते हैं ना, अगर 50 पैसे से ऊपर रहता है, या 50 पैसा तो नहीं, टैक्स में राउंड ऑफ करते हैं ना, वैसे ही राउंड ऑफ करना है रुपीज़ में, 8 है तो उसके ऊपर जाने पे। ओके, तो ये हो गया। अगर आप फिर सेकेंड है, अगर आप उसमें ग्रेचुटी में कवर नहीं तो उसका भी सेम चीज़ है, एक्चुअल ग्रेचुटी और 20 लाख। इसमें क्या ध्यान रखना है, हाफ इंटू एवरेज सैलरी और लास्ट 10 मंथ्स का निकालना है। जैसे आज जुलाई, आप अभी रिटायर हो रहे हैं तो आपको ठीक जुलाई से जो पहले का लास्ट का 10 मंथ्स है ना, तो जुलाई का इधर 6 और 4 उधर का, जून हुआ, हाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ जून, और लास्ट का 4 मंथ्स, तो लास्ट 10 मंथ्स का आपको सैलरी लेना है, उसका एवरेज निकालना है, और इसका सैलरी में क्या होगा, वही बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। अगेन मैं बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने का चीज़ है, ध्यान देके सुन। पहले एक्चुअल ग्रेचुटी और 20 लाख दोनों में सेम है, ओके। एक्ट 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 याद रखना, पोगा में कवर्ड हूँ मैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, तो 15/26 ले लेंगे, वो ध्यान में रहेगा। लास्ट ड्रॉन सैलरी रखना है, एक इसमें यही ध्यान पे रखना है कि इसका पूरा बेसिक प्लस डी और इसमें कमीशन नहीं आता है। ये फिर बोल रही हूँ, छोटा नोटबुक में देखो, खाली एक ही पूरा सैलरी में एक ही ऐसा जगह है जिसमें कमीशन नहीं आता है, सिर्फ इसी में कमीशन नहीं आता है, नहीं तो सैलरी का हर पार्ट में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, बस इस जो एक्ट में कवर्ड में कमीशन नहीं आता है। बेसिक प्लस डीए हो गया, 15/26 हो गया, लास्ट ड्रॉन सैलरी हो गया, और अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो आपको फुल ईयर लेना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो वही एक्चुअल ग्रेचुटी 20 लाख, बट हाफ एवरेज सैलरी लेना है, तो एवरेज सैलरी के लिए ऑब्वियसली आप हाफ करोगे, हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेना, और कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर्स में यहाँ फ्रैक्शन नहीं लेंगे, चाहे आप कितना ही हो, आपने 10 साल 11 महीना काम किया तो वो भी यहाँ 10 ईयर्स ही आएगा, यहाँ 11 नहीं आएगा।
10 साल 11 महीना 11 दिन काम किया तो भी 10 साल ही आएगा। ओके, आई होप आप लोग को याद रहे, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये मैं कर दी, ये वाला हो गया। इसका एक सम इसमें है, ये वाला सम, अच्छा ही सम है, इसको सम को करते हैं। इलस्ट्रेशन फॉर आईसीआई का ही सम है ये। अब ये क्या है कि ये मिस्टर रवि रिटायर्ड हो रहे हैं 15 जून को। ओके, सर्विस है 26 ईयर 8 मंथ्स, ग्रेचुइटी आपको रिसीव हुआ है 15 लाख, बेसिक सैलरी आपका 50,000 पर मंथ, डीए आपका 10,000 पर मंथ, 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, कमीशन आपका 1% ऑफ टर्नओवर है, और टर्नओवर आपका 1 करोड़ 20 लाख दिया हुआ है, 20,000 पर एनम। तो 20,000 तो वैसे भी नहीं आएगा, 20 बोनस कोई भी नहीं आएगा, बोनस तो कोई भी नहीं आएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। ऐसे 17 में सैलरी कवर्ड होता है वो आएगा। तो अपने कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले सैलरी निकालेंगे, पहले अपने निकालेंगे, अपने एक्ट में कवर्ड है, एक्ट में कवर्ड होते ही 15/26 याद रखना है। तो जगह अपने एक्ट में कवर्ड रहेंगे ना, अगर अपने एक्ट को के हिसाब से लेते हैं कवर्ड है, हाँ? तो पहले 50 + 10 पूरा आएगा, 10,000 का 60% नहीं आएगा, एक्ट में आपको पूरा लेना पड़ता है लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो इस 50 + 10 60,000। ओके, फिर आप क्या करेंगे, टर्नओवर नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, और सर्विस अपना कितना का लेंगे 27 का। तो ये कैसे निकालेंगे 60,000 इंटू, ये कैलकुलेट किया हुआ है देखा। एक्चुअल ग्रेचुइटी 15 लाख गिवन, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख है, कैलकुलेशन यही मेन चीज़ है। 15/26 आप एक्ट में है, 60,000, 50 + 10 होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं होगा, पूरा डी आएगा, पूरा डी आएगा, पूरा डी आएगा, ये ध्यान पे रखना है। 27 क्योंकि वो 26 ईयर 8 मंथ था तो 27 हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर ले, 934 615 आ गया। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, इसका एग्जाम्प्ट हुआ, ये अपने एग्जाम्प्ट निकालते हैं तीनों का सबसे कम, लिस्ट ऑफ द अमाउंट 9,34,615 आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। तो आपका 15 लाख आपको रिसीव्ड हुआ है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल लिए अपने सेक्शन 10 से, तो ये टैक्सेबल अमाउंट है 5,65,385। फिर आप एक्ट में कवर्ड नहीं हो, एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो आपको 10 मंथ्स का लेना है, ये ध्यान पे रखना है अगर आप एक्ट में कवर्ड नहीं है, और इसमें सिर्फ रिटायरमेंट लेगा, कमीशन भी आएगा। तो बेसिक आपका 50,000, 10,000 का 60%, डीए का पार्ट लेंगे, कमीशन भी लेंगे क्योंकि फिक्स टर्नओवर बेस्ड है इसलिए कमीशन भी आएगा। तो 50 + 6 + 10 66,000 आपका सैलरी आ गया पर मंथ। इसमें सैलरी पे ध्यान देना है। एक्चुअल ग्रेचुइटी 15 लाख सेम है, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख सेम है, फिर हाफ का इसमें हाफ लगेगा, हाफ लगेगा, हाफ लगेगा, इंटू 66,000 इंटू 26 क्योंकि उसमें फ्रैक्शन इग्नोर किया जाएगा। तो 8,58,000 अपना एग्जेम्प्टेड अमाउंट आ गया। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ 15 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट 8,58,000, 6,42,000 इज टैक्सेबल अमाउंट। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एग्जेम्प्ट होगा। ये सब मैं सब आपको होमवर्क में दूंगी या यूट्यूब पे क्यूज में डाल दूंगी, नोट्स में लेके आप लोग कर सकते हो, कि खुद करिए सब। अपने कहते हैं लीव इनकैशमेंट। देखो, आपने पेंशन किया, फिर ग्रेचुइटी किया, फिर लीव इनकैशमेंट, इन तीनों केसेस में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, और वो कम्यूटेड ग्रेचुइटी भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल है, और जो आपका अनकम्यूटेड पेंशन जो आपको मंथली मिलता है, मीन्स कहीं ना कहीं तीनों में एक चीज तो कॉमन है, या पीरियड ऑफ सर्विस वो आपको मंथली मिल रहा है, और ग्रेचुइटी भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जामेशन नहीं है। और तीनों में एक चीज और कॉमन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है, whether it's pension, second one is gratuity, third one is leave encashment। तो ये तीनों में एक चीज एकदम समान है। पहला, अगर आपको अनकम्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, तीनों वो अनकम्यूटेड वाला पार्ट जो आपको बाद में मिल रहा है, उसमें अनकम्यूटेड है, इसमें बाद में मिल रहा है एट द टाइम, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अब फिर आएगा प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है, और तीनों में एग्जेम्पशन रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीव मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जामेशन एट रिटायरमेंट फुल्ली एग्जाम्प्ट है, बता दी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे आते हैं,
ये थोड़ा आप लोग को लिमिट याद रखना पड़ेगा। लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव अमाउंट होगा, स्टैट्यूटरी लिमिट या 25 लाख है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान पे रखना है कि अगर आपको समझ है आपका 2-3 आपने से काम किया है एम्प्लॉयर से, फिर लीव सैलरी मिल रहा है, तो अगर आपको पहले जो एग्जाम्प्ट मिल गया है ना, मीन्स ये जो 25 लाख का लिमिट है ना, ये 2 और 3 जितना भी एम्प्लॉयर से काम किया सबको मिला के, और अगर आपने पहले कोई एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया तो वो इससे माइनस हो जाएगा। सब में मैं बताऊंगी, बट ये 25 लाख क्यूमुलेटिव लिमिट है, आप अलग अलग बार नहीं क्लेम कर सकते हैं। 10 मंथ सैलरी, ये भी एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स है प्रिसीडिंग रिटायरमेंट। और कैश इक्विवेलेंट, ये इसमें निकालना पड़ता है लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी आपको निकालना पड़ेगा अनअवेड लीव का। वो कैसे करेंगे? अनअवेड लीव क्या होता है कि आपको ड्यूरिंग द आपका जो रिटायरमेंट ये काम किए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने लीव अर्न किया होगा। समझे आपने 20 ईयर्स काम किया, 10 ईयर्स काम किया, तो 10 ईयर्स में 1 मंथ करके मिला, तो आपका 10 मंथ का लीव हो गया। और समझो उसमें से आपने 4 मंथ्स का लीव ले लिया, तो अनअवेड लीव होता है लीव अर्न माइनस जो आपने ले लिया, वो अनअवेड लीव होता है। और ये एक्चुअली लॉ के हिसाब से आपने, हो सकता है आपको एम्प्लॉयर 1 ईयर का 60 डेज का लीव दे रहे हैं, बट एज ए एक्ट यहाँ आपको 30 डेज पर ईयर ही आप ले सकते हैं एक्चुअल सर्विस पे। जैसे सम में दिया हुआ रहेगा कि उसने 20 ईयर्स काम किया है या 20 ईयर्स काम किया और उसका 600 डेज का लीव उसको मिला है, नहीं 600 ने ज़्यादा करो, 20 इंटू 40 आपको 800 डेज का लीव है। लेकिन यहाँ इस एक्ट के हिसाब से आप 600 ही ले सकते हैं। 20 इंटू 30 मैक्सिमम यू कैन टेक, ठीक है। सम पे देख लेंगे। इसका सैलरी सेम है, बेसिक प्लस डीए, अगर डीए इन टर्म जो रिटायरमेंट का बेनिफिट है, और कमीशन जब आपका टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज है तभी लेते हैं। जो मैं बताई कि लिव सैलरी फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉय इन सेम प्रीवियस ईयर कैन नॉट एक्सीड 25 लाख। और अगर आपको पहले कोई से मिल गया इफ रिसीव फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर अर्लियर 25 लाख को जो आपने ले लिया उससे आप माइनस कर दो। समझो आपने पहले कोई से 10 लाख का प्रीवियस एम्प्लॉयर से लीव का एग्जाम्पशन ले लिया है, मिल चुका आपको, तो 25 माइनस 10 मीन्स अब आपको 15 लाख का ही लिमिट मिलेगा, 25 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा चाहे पूरा लाइफ टाइम में। ये सम देखते हैं, इस सम से समझ में आएगा ये सम। फिर मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहा 1 दिसंबर 25 को, 20 ईयर्स का सर्विस है, लीव सैलरी रिसीव्ड है उसको 5 लाख। ओके, तो अच्छा इसमें इंक्रीज कर दिया, बेसिक है 5000 पर मंथ, इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25 से आपका लीव इसका इंक्रीज हो गया। तो अब आपको ध्यान पे रखना है 1/12, तो ये कब से इंक्रीज हुआ? 1 दिसंबर है, तो 9 मंथ इधर से हो गया, और 1 महीना पहले का लेगा। ये फैब वाला भी आएगा, फैब का, और मार्च टू दिसंबर नहीं, ये तो अच्छा रह गया, फैब और मार्च का इधर, और 2 मंथ्स इधर और 8 मंथ्स इधर। इधर का दिसंबर तक का है ना, तो दिसंबर जनवरी, हाँ इधर से 8 महीना उधर से 2 महीना लो। अप्रैल से लेके नवंबर तक तो 8 ही मंथ्स हुआ ना, दिसंबर को हटा दिए, तो 8 मंथ्स इधर का, 10 मंथ, 2 मंथ्स आपको इधर का लेना है, क्योंकि इसमें प्रिसीडिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है ना 10 मंथ्स का। तो सिंस ये 1 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, तो दिसंबर से पहले का, क्योंकि इसका सैलरी इंक्रीज भी हुआ है ना 4000, तो यहाँ का तो 4000 इंटू 2 आएगा, देख लेंगे कैसे किया, 4000 इंटू 2, और यहाँ का 5000 इंटू 8, इस तरीके। हाँ इसमें दे भी दिया, तो 3, और डीआर ने अलाउंस दिया 3000 पर मंथ इंटू 60% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 3000 का 60% 1800। कमीशन ये नहीं आएगा क्योंकि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, बोनस नहीं आएगा। लीव अवेल तो सीधा 30 डेज इंटाइटल दे दिया, और लीव अवेल लिखते हैं। ओके, तो 30 इंटू 20 600, 600 माइनस 80 120। अब देखते हैं कैसे बनाया, ठीक है। अब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन टर्नओवर परसेंटेज, बोनस तो आता ही नहीं है, तो ओल्ड सैलरी जैसे ये किया कि 4000 है इसका, 3000 इंटू 600 800। फरवरी मार्च जो मैं बोली कि 2 महीना का इधर लेगा फरवरी, और तो ये आपका हो गया। तब अपने क्या कर रहे थे इसमें कि मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड हुआ 1 दिसंबर 2025 को, 20 ईयर्स इसका सर्विस है, लीव सैलरी रिसीव्ड है 5 लाख।
तो यहाँ क्या गलती हो गया था पहले कि इसने कमीशन ऐड करके लिया हुआ था, तो कमीशन नहीं आता, कमीशन सिर्फ टर्नओवर वाला आता है, और कमीशन यहाँ के 500 पर मंथ है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर अभी इसमें क्या लेंगे, और जो डी है वो रिटायरमेंट वाला आएगा, इन रिटायरमेंट या इन टर्म्स। तो क्या हुआ, 4000 इसका सैलरी है, प्लस 3000 इंटू 60% 1800 डी है, एंड कमीशन नहीं आएगा, तो क्या होगा 5800, क्योंकि सिंस इसका सैलरी अभी लीव सैलरी में क्या होता है, लास्ट 10 मंथ्स का लिया जाता है इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो यहाँ इसका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, तो सैलरी इंक्रीज हो रहा है 1 अप्रैल से, तो फेब और मार्च का 2 मंथ्स का सैलरी अपना कैसा होगा, 4000 था इसका सैलरी, मतलब इंक्रीज हुआ, अभी 5000 है, तो इंक्रीज हुआ है 1000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25, तो मीन्स पहले इसका फेब और मार्च में कितना सैलरी रहा होगा, 4000। ठीक है, तो बेसिक सैलरी 4000, ओल्ड सैलरी 3000 इंटू 60% 1800, टोटल हो गया 5800 2 मंथ्स का, फेब और मार्च का, देन उसके बाद अप्रैल और नवंबर 8 मंथ्स, तब वो उसका सैलरी हो गया 5000 प्लस 3000 इंटू 60% 1800, कमीशन नहीं लेंगे 6800, तो इसका क्या आएगा, पहला होगा 4000, इधर है 5000, पहला होगा 5800 इंटू 2 मंथ्स 11600, फिर देन 6000 7000, क्योंकि ऐसे लिया हुआ है, फिर 6000 प्लस 1800, 5000 प्लस 1800 6800 इंटू 8 मंथ्स, तो 6800 इंटू 8 हुआ 54400, 5800 इंटू 2 हुआ 11600 2 मंथ्स और 8 मंथ्स, तो लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज पहले सैलरी लिए, फिर उसका एवरेज निकाले डिवाइडेड बाय 10, तो आएगा 66,000 डिवाइडेड बाय 10 6600 पर मंथ, इसका 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी हुआ 6600। तो अब अपने को चार चीज का सबसे कम वाला लेना है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेना है, तो लीव सैलरी रिसीव्ड है 5 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट अपना 25 लाख, और 10 मंथ्स एवरेज सैलरी है 66,000, 6600 इंटू 10, और फिर अपने को उसके बाद क्या करना है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनइवेड लीव, इसमें फोर्थ यही होता है ना, और इसका लीव आपको एवरी ईयर ऑफ सर्विस में अपने 30 डेज लेना, ठीक है, तो इसका लीव ड्यू कितना हुआ 30 डेज इंटू कितना साल काम किया था 20 ईयर्स, 30 डेज इंटू 20 आया 600 जो मैं पहले बता दी थी, और लीव अवेल ये कर लिया था 480 डेज का, तो लीव इसको इंटाइटल क्या हुआ, एक्चुअली लीगली इंटाइटल्ड है 1 ईयर पे 30 डेज, यही इसका ध्यान रखना, यही लोग गलती करते हैं, 1 ईयर का 30 डेज, मंथ से मत लेना, 1 ईयर इक्वल टू 30 डेज, तो 30 डेज इंटू 20 600 डेज आया, लीव अवेल कर रखा है 480 डेज का, तो अपने को अनअवेल्ड लीव कितना हुआ 120 डेज का, तो 120 डेज को फिर अपने मंथ्स में, पहले इसको डेज पे रखना, बाद में मंथ में कन्वर्ट कर लेना, तो 120 डेज डिवाइडेड बाई 30 डेज कितना आएगा 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, और एवरेज सैलरी अपना 6600, जो अपने इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट कितना भी निकाले थे 6600, तो 4 मंथ्स इंटू 6600 इक्वल टू 26400, तो 26400 इसका कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव है, और इन चारों में से सबसे लिस्ट अमाउंट यही है 26400, तो इसको मिला कितना है, लीव रिसीव्ड 5 लाख, और लिस्ट 5 लाख इसका लीव अवेल्ड है, सॉरी लीव रिसीव्ड है, और इसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना 26400, तो इसका टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट हुआ 4,73,600, ठीक है। अगेन लीव सैलरी में 4 आइटम लेते हैं, लीव रिसीव्ड, एक्चुअल लीव रिसीव्ड, और अमाउंट है 25 लाख, फिक्स्ड अमाउंट है, देन 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, और कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, और इसमें आपको याद रखना फॉर इक्वल डे ऑफ फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अपने को 30 डेज लेना, ओके, इसका माइंड मैप है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जाम्प्ट होता है, अपने को पता ही है। रिटायर्ड ही वाज एंटाइटल्ड टू 30 डेज, ये भी इसे इजी सा हम एक बार देख सकते हैं वापस, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ
25 ईयर ऑफ सर्विस, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि एक बार फटाक से करवा देते हैं। तो ये ध्यान में रखना 25 ईयर ऑफ सर्विस है तो 25 ईयर ये, और इसको 30 डे इंटाइटेड है, नहीं भी होता अगर इसको 40 डेज भी मिलता तो अपने लेंगे 30 डेज ही, बस ये इसमें ध्यान रखना है। तो 25 इंटू 30 कितना हुआ 750 डेज। कितना का ले लिया है 350 डेज का ले लिया है। तो 750 माइनस 350 400 डेज इसका बच गया। 400 डेज डिवाइडेड बाई 30 13.33। अब 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी दे ही दिया है यहाँ पे 40,000। ठीक है, इस एवरेज सैलरी 40,000 पर मंथ, ही रिसीव लीव इन कैशमेंट है। तो व्हाट इज द एग्जैम्प्ट लीव इन कैशमेंट कितना होगा 10 मंथ्स का है 40,000 इंटू 4 लाख, क्योंकि इसका आ रहा है 5,33,333। और देखो इसको ऐसे करते हैं, चार पहला लीव रिसीव्ड है, यही सॉल्व करते हैं। लीव रिसीव्ड कितना है 10 लाख, ओके। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी है 4 लाख, 40,000 इंटू 10 4 लाख। और ये कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव ये है 5,33,333, ये थर्ड आइटम है। और चौथा क्या है 10 फिक्स अमाउंट 25 लाख। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट 4 लाख है। वापस से ध्यान पे रखना है, लीव रिसीव्ड और 25 तो याद रहेगा। ध्यान में रखना है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी और कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। तो 25 इयर्स ऑफ सर्विस है तो 25 इयर्स पे 30 डेज इंटाइटल्ड है, तो टोटल इंटाइटलमेंट है इसका 750 डेज का। 350 डेज ये लीव ले लिया है, तो 750 माइनस 350 400 डेज इसका अनअवेल्ड लीव है। तो अनअवेल्ड लीव का 400, फिर इसको मंथ्स में वो करो 400 डिवाइडेड बाई 33 बाई 30, तो आया 33.33 मंथ्स का इसका अनअवेल्ड लीव है। इसको तुम किससे करोगे, इसको 40,000 पर मंथ, जो मेरा 10 मंथ्स एवरेज जो एवरेज सैलरी है, लास्ट 10 months average salary preceding the date of retirement, immediately preceding the date of retirement 40,000 दे दिया है। तो 40,000 इंटू 40,000 इंटू 13.33 इक्वल टू 5,33,333 आ रहा है, क्या 333 आएगा। तो लेकिन मिनिमम क्या है 4 लाख है, तो बी इज द राइट आंसर। तो फटाफट होना चाहिए, एकदम दिमाग में क्लैरिटी रख के करो। इसी में 4 है, सब में 3-3 है। ये लीव इनकैशमेंट में थोड़ा डिफरेंट है बस, और क्या पोगा वाला में डिफरेंट है। 15/26 है और हाफ है, 15/26 और हाफ है। और पोगा में एक ही डिफरेंट है, सिर्फ उसी में कमीशन नहीं लेते, बस बेसिक प्लस डी और डीए फुल डीए ले आ जाता है, रिटायरमेंट से कोई मतलब नहीं। ये जो मैं फिर बोल रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि एक नोटबुक में जहां डिफरेंस आ रहा है बस उसको नोट डाउन करके रखो। और तो अपने को पता ही है, अपने को पता है, ऐसा नहीं कि लिव इन कैशमेंट नहीं पता है, ग्रेचुइटी नहीं पता, प्रोविडेंट फंड नहीं पता, अपने अटकते कहाँ है, जहां लगता है कि ये होगा कि ये होगा। 10 मंथ्स 15/26 कहाँ जाएगा या हाफ किस में जाएगा। तो जो डिफरेंस है ना इन चारों में, मैं बार बार बोलती हूँ, जो डिफरेंस है उसको नोट डाउन करके रखो। और तो अपने को पता ही है, वी नो, अपने करते आए हैं सैलरी, ऐसा नहीं कि अपने को सैलरी नहीं पता है, या ये सब ने बार बार किया है, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड एंड लिव इन कैशमेंट। बस जहां डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस पे ही अपने एग्जाम के समय अटकते हैं कि ये की ये की ये। अच्छा, मैं एक टिप देना चाहती हूँ जब ये बात आए एग्जाम के लिए, कि अगर आपको डाउट हो रहा है, खासकर टीडीएस में, अगर आपको डाउट हो रहा है और आपके पास ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अल्टरनेटिव कर दो, अल्टरनेटिव आंसर कर दो। आईसीआई मार्क्स देता है, काटो मत, आइदर ए और बी कर दो। लग रहा है कि ये होगा, काटो मत। ये सब क्या है, ये लास्ट मोमेंट है, जब आपको पहले तो पूरा पढ़ना है, करना है, बट कुछ समय ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाया, समझो कुछ नहीं हो पाया, एग्जाम के समय, ये एग्जाम के समय, ये लास्ट समय का टिप है कि नहीं समझ में आ रहा है कि ये होगा या ये होगा, तो ए सोचने की बजाय इमीडिएट अल्टरनेटिव ए, क्योंकि आईसीआई खुद अपने स्टडी मटेरियल में सजेस्टेड आंसर 2-3 आंसर देता है, अल्टरनेटिव आंसर। तो डोंट राइट ऑफ, कि अगर आपको लग रहा है तो काटो मत। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार पहले लिखा, ये सबके साथ होता है कि अपने ज्यादा ओवर थिंकर, अपने को डाउट्स आता है कि ये तो काटो मत, डोंट उसको राइट ऑफ, उसको क्या करो ए,
एंड देन अल्टरनेटिव आंसर, इट कैन बी सॉल्व्ड एज, कर दो, टाइम है, सोचने से बेहतर है। और इंस्टीट्यूट के उनको नंबर चाहिए, खासकर ये सब चीजों में नंबर चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि बोला टीडीएस में कि भाई जब से 194 सी और 194 वो कौन सा है, आई 194 सी और आई में बहुत सा कंफ्यूजन होता है, और कभी कभी एम कमीशन में भी आता है। तो इन केसेस में जहां टीडीएस के सेक्शन ओवरलैप हो रहा है, आप क्या करो, अल्टरनेटिव आंसर लिख दो और अमाउंट कर दो। या तो कॉन्फिडेंट तो करो, बट अगर नहीं आ रहा है क्या करे, छोड़ो तो मत। तो अगर टाइम है या नहीं भी टाइम है तो अमाउंट कैलकुलेट करके रख दो, अमाउंट कैलकुलेट करके कर दो, सही होगा, उसमें आंसर मिल जाएगा। ये सब लास्ट मोमेंट डे पर कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि अपने को ऑब्वियस एग्जाम के समय बहुत डाउट्स आते हैं। तो ये डाउट्स तभी क्लियर रहेंगे जब अपने एक नोटबुक में जहां डिफरेंस आ रहा है उसको लिखते जाएं। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। ये हो गया, ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने सारे भी है ये सब एमसीक्यू सॉल्व करो इमीडिएट। ये क्लास कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही इमीडिएट स्क्रीनशॉट करके, या नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, और आप मेरे को डीएम में कमेंट्स में डालिए कि नोट्स तो मैं देती हूँ, तो आप बट करते जाइए, जस्ट कीप डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कीप डूइंग द प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, देखो प्रोविडेंट फंड का क्या होता है, ये एकदम एक एग्जाम ओरिएंटेड बात करें। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होता है, और ये एग्जाम्प्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, इनका ये जनरली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड लगता है, और ये एग्जाम्प्ट होता है। इनका इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, चलिए पहले ऐसे बनाते हैं। प्रोविडेंट फंड का 4 पार्ट है, फर्स्ट तो समझो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसका इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर विड्रॉल, ये याद रखना। फिर विड्रॉल जब अपने करते हैं तो इनके केसेस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सब एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, और जब अपने पहला तो कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टमेंट, और जब विड्रॉ करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होता है। अपने को ध्यान किस पे देना है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है, एक प्रोविडेंट फंड जो रिकॉग्नाइज के कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसको रिकॉग्नाइज कर देता है, एम्प्लॉयर बनाता है, और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसको रिकॉग्नाइज कर देता है, और ईपीएफ एक्ट भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आता है। ठीक है, और इसको इनकम, ये किसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को गवर्न कौन करता है, इनकम टैक्स एक्ट करता है। इनकम टैक्स एक्ट इस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का एक्ट को गवर्न करता है। ये ध्यान में रखना है। और ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है कि कोई भी कर सकता है, ओपन टू एवरी इंडिविजुअल। ये जनरली उन लोग के लिए होता है ना जो बिजनेस में होता है, जो जॉब नहीं कर रहे हो, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई, जैसे समझिए कि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनका पीएफ कट रहा है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी इन्वेस्टमेंट करना है, या मेरे को भी पीएफ में डालना है, और कई जन को डालना है। तो ये उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप उसमें जाके पैसा डाल दीजिए, इसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉय या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इंपॉर्टेंट पार्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसमें अपने को 2 याद रखना है, 9 12 9 12 9 12, 9.5 और 12, 9.5 और 12 कैसे याद रखेंगे, 9 से 12 भी याद रख सकते हैं, 9.5 से 12, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना इन एक्सेस ऑफ 12% टैक्सेबल हो जाता है। वही सैलरी का जो पढ़े थे ना, एनुअल एक्रेशन तो 17 पे आता है, वो यही बोलता है एनुअल एक्रेशन टू द प्रोविडेंट फंड, उसका जो एक्सेस होता है, सैलरी का एक्सेस जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, वो अपना टैक्सेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 17, और जो उसका इंटरेस्ट आता है वो भी इन एक्सेस ऑफ 9.5% होता है, वो भी यहाँ सैलरी का पार्ट बनता है। ठीक है, ये तो मैं भी, ये एक आपको बेसिक सिनेरियो दी, फिर एक 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 करके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलो। हम्म, हम्म, पहले आते हैं इस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। मैं बोली ना इन एक्सेस ऑफ 12%, ये एग्जाम, ये इन एक्सेस ऑफ 12% ये टैक्सेबल हो जाता है सैलरी में, ये याद रखना है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय 2 हुआ ना, इसमें क्या होता है, पीएफ में 2 कंट्रीब्यूशन पार्ट हुआ, ईआर का कंट्रीब्यूशन और
एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना इन एक्सेस ऑफ 12%, इतना ही याद है, ये टैक्सेबल हो जाता है। इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, ये अपना कितना है वो अपने निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे सैलरी यहाँ क्या है। फिर मैं बोलूंगी नोटबुक में लिखो सैलरी मीन्स सब में एक ही है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। जनरली बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन होता है, जहां डिफरेंस है पोगा वाले में डिफरेंस है और सब में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, जहां डिफरेंस है उसको लिख के रखो। तो ये 12% ऑफ सैलरी है, ओके। जो 12 इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 17 का। वो जो चार्जेबिलिटी का जो है ना, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, उसमें लास्ट में आता है ना 80 CCH के ऊपर वाला एनुअल एक्रीशन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड, ये वो बोलता है। तो 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी उसका एक्सेस है, ये टैक्सेबल बन जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ओके। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको 80C में डिडक्शन मिल जाता है। एम्प्लॉय जो खुद कंट्रीब्यूट करता है उसको डिडक्शन मिल जाता है 80C में। इंटरेस्ट का जो होता है ना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 9.5% से ऊपर, बोले 9.5 से 12, 9.5 से 12, ऐसे याद रखो इसको कि 9.5 से 12, 9.5 से 12, 9.5 से 12, इस तरह से याद रखो। जो 9.5 के ऊपर होता है वो फिर अंडर सेक्शन 17 में टैक्सेबल हो जाता है। और इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है ना, वो भी 9.5% के ऊपर ज्यादा टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। और ये नया है, अभी तक तो सम आया नहीं आज तक, 2.5 लाख और 5 लाख का लिमिट वो देखते हैं अपने, पहले 9.5 से 12 पे ध्यान रखना है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे ध्यान रखना है, चार चीजें। और विड्रॉल के समय जब इसको उठाते हैं तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। जब प्रोविडेंट फंड से अपने पैसा निकालते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% से ऊपर टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 9.5 के ऊपर, और खुद का इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का 9.5 के ऊपर से एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉय में 2.5 लाख और 5 लाख का लिमिट है, वो अपने बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। और यहाँ एम्प्लॉय जो अपना कंट्रीब्यूशन करता है ना, वो 80C में उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, इसीलिए जो विड्रॉल करता है तो टैक्सेबल भी नहीं होता है, वो बाद में बात करते हैं। जब इंटरेस्ट भी होता है ना एम्प्लॉयर का, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। और इंटरेस्ट भी इसका एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है अप टू सर्टेन लिमिट, वो भी अपने बाद में बात करते हैं। हाँ सॉरी, कहाँ बात कर रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बात कर रहे थे अपने। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, बट जब विड्रॉल करते हैं ना तब टैक्सेबल हो जाता है। खाली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्योंकि उसको 80C में डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है ना, यही ध्यान में रखना है। और जब इंटरेस्ट भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है, ये सब विड्रॉल में टैक्सेबल हो जाता है, खाली इसको छोड़ के ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको 80C में डिडक्शंस भी नहीं मिलते, ओके। एसपीएफ तो मैं बोली फुल्ली एग्जेम्प्ट होता, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट वाला होता है, वो आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट है। जो एम्प्लॉय अपना करता है उसको 80C में डिडक्शंस मिल जाता है। इंटरेस्ट भी फुल्ली एग्जाम्प्ट है। और जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वो अप टू सर्टेन में एग्जाम्प्ट है। जो 17(2) में पर्क्स पे टैक्स लग रहा है, ये उसमें के अंदर आएगा जो अपने बात करेंगे। पीपीएफ एम्प्लॉयर, पीपीएफ में ना प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर नहीं कंट्रीब्यूट करता तो उसका कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर पीपीएफ में समझे बोली ना जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरे को 80C में डिडक्शंस मिल जाएगा। इंटरेस्ट का तुझे देगा ही नहीं तो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और मेरा खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो अब अपने आते हैं इसका क्या बोलते हैं मेन निचोड़ पे, बोल क्या है। बोल ये रहा है कि सबका एग्जेम्प्ट है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब यू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप डालो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, 80C में आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और जब इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का दोनों टैक्सेबल नहीं होगा, ओके। एसपीएफ तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है, उसको ध्यान नहीं देना है। पीपीएफ में एम्प्लॉयर का नहीं होता है, और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन खाली एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन में 80C में मिल जाएगा। और उसका जो
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन था वो भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। ध्यान रखने बात है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का इन एक्सेस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। और दोनों का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का जो इंटरेस्ट होता है वो 9.5% के ऊपर टैक्सेबल होता है। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ टैक्सेबल नहीं होता है, विड्रॉल में टैक्सेबल होगा। और इसका ये डिफरेंस है कि इसका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन 80C में एलिजिबल नहीं होता है, तो वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। इसके अलावा जो तीनों है ना, ये तीनों को जब भी अपने उसको वो करेंगे विड्रॉल के समय तीनों अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, ये जो एक नया चीज है ये भी जानो कि अगर है ना, अगर तो आया है कि अगर इंटरेस्ट है ना आपका, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो भी है अपना विद, ये नया अमेंडमेंट है 21 के बाद आया, अभी तक तो एग्जाम में कोई सम आया नहीं है। इसका ये बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 पर ईयर है ना, तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल तब उसका इंटरेस्ट एक्सेस टैक्सेबल नहीं होगा। बट आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख और इन केस अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लाइक इन PPF जहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो 5 लाख तक है, तब तक आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर आपका 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन है और 5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है, तब आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर कंट्रीब्यूशन मतलब ये 1 अप्रैल 21 के बाद आया था, तो इंटरेस्ट अगर आपका 31 मार्च 21 तक का है, उस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, बट उसके बाद के कंट्रीब्यूशन पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद पे इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा कब? जब कंट्रीब्यूशन 2.5 और 5 लाख इन केस ऑफ आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तब वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार बता दिया। अब विड्रॉल का बात आते हैं, मैंने चर्चा कर ली थी, फिर भी एक बार वापस बताते हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस जब विड्रॉल के समय या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो RPF का एग्जाम्प्ट होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। इसका कंडीशन है जो अपने करेंगे कि जैसे आपका 5 साल से ज़्यादा आप सर्विस में रहने चाहिए, और कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी है, लाइक कब 5 साल नहीं सर्विस में तो भी आपका ये जो विड्रॉल का अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। फर्स्ट केस में आपका बिजनेस ही बंद हो गया है, या डिसकंटिन्यूएशन हो गया है, या कोई ले ऑफ हो रहा है, एम्प्लॉयर बीमार हो गया है, तो उन सर्टेन केसेस में इवन दो आपने 5 ईयर का सर्विस नहीं किया है, तभी भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और एक ऐसा केसेस है, समझिए कि आप एक जगह काम कर रहे हैं, मैं एम्प्लॉयर ए के काम कर रही हूँ, तो मैंने वहाँ 2.5 ईयर या 3 साल काम किया, फिर मैं वो अपना फंड है ना, मैं बी के ज्वाइन कर ली, तो मैं अपना फंड वो बी में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इन दोज केसेस ऑल्सो कि आपका 5 ईयर का जो सर्विस का लिमिट है वो नहीं लगता है, फिर वो बी में अगर ट्रांसफ़र हो गया तो भी इवन दो 5 साल से कम का सर्विस है, तो भी अपना विड्रॉल जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मैं पहले ही बोल दी थी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के अलावा सब कुछ टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है कोई के भी केसेस में, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल एज सैलरी, और एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, और एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इन केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपको 80C में डिडक्शन नहीं मिलता है, और SPF और PPF का तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, पहले ही बोल दी थी। और सैलरी बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, जो मैंने बताया कि आपको 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। इसको जब आपका सर्विस टर्मिनेट हो गया एम्प्लॉय का इल हेल्थ के लिए, या उसका बिजनेस ही बंद हो गया एम्प्लॉयर का, और एनी अदर कॉज बियॉन्ड जो उसका एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं है, उसके अलावा अगर बिजनेस बंद हो जाता है, वो उसको अपना सर्विस छोड़ना पड़ता है, तभी 5 साल से के कम में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। मीन्स 5 ईयर का कंडीशन है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। जो बोला ट्रांसफ़र कर देंगे तो दूसरे RPF में तो भी नहीं चलेगा। और आपने और एक और केसेस अपने सारा का सारा जो बैलेंस है प्रोविडेंट फंड का NPS में ट्रांसफ़र कर दिया 80 CCD में, तो उस केस से पेंशन ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो भी आपका 5 साल वाला कंडीशन नहीं लगेगा। ये एक देखें क्या, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, ऐसे कई समय देखो इसमें फर्स्ट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसको रिटायर हो रहा है आफ्टर 25 ईयर्स,
फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 2,20,000, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में, टैक्सेबल एज सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एज सैलरी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो ये आपका कितना हो जाएगा अमाउंट, ये तो टैक्सेबल नहीं होगा, 60 220 प्लस 60, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, 220 प्लस 60 प्लस 50 3,30,000 टोटल टैक्सेबल हो गया। आरपीएफ का विड्रॉल है, ये भी एक बार फटाक से देख लेते हैं, आईसीआई का इलस्ट्रेशन है। मिस्टर ए का बेसिक है 10,000 पर मंथ, 8,000 अब पर मंथ उसका डीए मिल रहा है, तो 50% रिटायरमेंट है, तो अपने को इमीडिएट आ जाना चाहिए 10,000 प्लस 4K 4,000, ठीक है। कमीशन 0.1% ऑफ 5, हाँ ये होगा, कितना आएगा 5,000, 50,000 का 0.1% है तो 5,000, ठीक है। तो कितना हुआ 10 प्लस 4 14 प्लस कितना होगा, ये तो ईयरली होगा, 5,000 पर एनम ही दिया हुआ है, तो कितना हुआ ये 10,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 इंटू 12 कितना हुआ 14,000 1,68,000, ये ईयरली किया अपने मंथली करें, मेरा मंथली हैबिट है। 168 प्लस 5 173 इसका सैलरी हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या किया है 10 बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन लेना है अपने को, ये 5,000 पर एनम दे दिया, ये ध्यान रखना, बोनस कभी नहीं जाएगा, ग्रेचुइटी से नहीं। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इसका खुद का है, ये इसको 80C में इसको डिडक्शंस मिल जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है आरपीएफ में 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और इसका इंटरेस्ट कितना अक्रू हुआ 13%, तो अब अपने को ध्यान रखना है 8% है, ये टैक्सेबल होगा, इसका 9.5 प्लस 3.5% टैक्सेबल हो जाएगा, इन एक्सेस ऑफ 9.5%, इन एक्सेस ऑफ 12%, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हो गया। तब अपने कैसे करेंगे इसका, चलो सम देखते हैं। एक्चुअल कितना किया ये 120 इंटू कहाँ गया, बेसिक सैलरी का किया है, तो 1 लाख एक्चुअल अमाउंट है 1,20,000 इंटू 20% 24,000, अपनों 173 निकाला है, तो 173 का 12% हो गया 20,760, तो 24,000 माइनस 20,760 3,240 इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। बस ये अमाउंट डिफरेंट है क्योंकि वो बेसिक पे लिया और अपने को सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन लेना है। फिर इंटरेस्ट, ये तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 13,000 बाई 13 इंटू 9.5 ऐसे भी कर लो, या फिर 30 एग्जैक्ट निकल जाएगा 13.5 13 है ना 3.5 13,000 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3.5 इंटू 3.5 3,500, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक मिनट बताती हूँ इसको कैसे करते हैं, ये सब शॉर्टकट है। इंटू 3.5 13,000 डिवाइडेड बाई 13% इंटू 3.5, क्योंकि 13 माइनस 9.5 इक्वल टू 3.5 है, और इस तरीके से भी कर सकते 13,000 9,500 3,500, ठीक है। अब यहाँ सैलरी का ग्रॉस सैलरी करो, क्योंकि 1,20,000 बेसिक सैलरी है, 96 डीए है प्लस कमीशन है, ये बोनस है, ये शायद ग्रेचुइटी रिसीव्ड है, और 3,240 ये सब 17 का टैक्सेबल है, प्लस ये 17 में आएगा एनुअल एक्रेशन, ये वो बात आ रहा है। तो जस्ट सिंस ग्रेचुइटी ड्यूरिंग फुल्ली सर्विस हुआ है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें कैसे कैसे, ये बेसिक डीए जो वो 17 का डेफिनेशन है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द सीरीज इज फुल्ली टैक्सेबल। ये एनुअल एक्रेशन आ गया 17.2 का, इन एक्सेस ऑफ 12%, इन एक्सेस ऑफ 9.5% आ गया। और जो एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होता है, खुद ही का पैसा मैं कैसे, मैं तो खुद ही दे रहा हूँ, मेरे को मिल थोड़ी रहा है जो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे इसको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहाँ गया, कहाँ गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, में देखा था, हाँ 20,000, यहाँ इसको 80C में डिडक्शंस मिल जाएगा। ये एक देख लेते हैं, ये भी नया है 17.2 पे जो पर्क्स 17.7 पे दे रहा है, इसको एक परक्विजिट्स लिया जाता है जब आपका एग्रीगेट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ना टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट टू एनपीएस मींस जो ट्रस्ट पेंशन स्कीम है 80CCD वाला और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में जब एक्सीड कर जाता है 7,50,000 तो उसके एक्सेस को पर्क्स बोला जाता है। एक्सेस इज ट्रीटेबल एज परक्विजिट्स और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना एनुअल एक्रेशन में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस एक्सेस पे उसको भी अपने पर्क्स लेते हैं अंडर सेक्शन 17.2 और उसका इंटरेस्ट का ना ये तो अपने को पता लग जा रहा है कि 7,50,000 के ऊपर अगर मेरा एम्प्लॉयर तीनों को मिला के रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को मिला के और ये पेंशन ट्रस्ट को मिला के और सुपर एनुएशन फंड को मिला के अगर लास्ट ईयर में 7,50,000 से ऊपर करता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इज परक्विजिट्स। द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ जो इसका जो इंटरेस्ट निकालने का थोड़ा आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला है, बट इसको समझ आएगा तो समझ आएगा। ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7.5 लाख रुपया के ऊपर जो आपका एम्प्लॉयर दे रहा है ना वो पर्क्स है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, तो उसको अगर ऑब्वियसली ये टैक्स का रूल है, अगर उस आइटम को मैं परक्विजिट्स मान रहा हूं तो उसके ऊपर का जो टैक्स आएगा वो भी एग्जाम नहीं होना चाहिए, उसको भी मैं टैक्सेबल लूंगा, वो भी ऐसे पर्क्स जाएगा। आप 7.5 से ऊपर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 7.5 लाख के ऊपर एम्प्लॉय के बिहाफ में तो उसको परक्विजिट माना जाएगा और उस अमाउंट के ऊपर 7.5 के ऊपर जो इंटरेस्ट आया उसको भी हम परक्विजिट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो हर साल जा रहा है, मीन्स ऐसा एजम्पशन हो रहा है कि भाई जनरली एवरी ईयर फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और आज 7.5 कर रहा है तो शायद लास्ट ईयर भी किया होगा, नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर भी किया होगा, उसके पहले भी किया होगा, तो वो जितना भी उस 7.5 लाख के ऊपर का जो एक्सेस फंड गया है ना उसको हम एज ए परक्विजिट टैक्सेबल करेंगे। तो इसका ऐसे फॉर्मूला क्या है, देखो PC/2 इंटू आर कुछ नहीं है, आर है ना तुम्हारा इनकम का रेट है, ये जस्ट अपने को इनकम आर है ना, आर आई क्या है, जो इनकम मेरा अक्रू हो रहा है ना, जो समझो आज मेरा इस फंड पे एक इनकम अक्रू हुआ, ठीक है, एक इनकम अक्रू हो रहा है, समझो 50,000 इंटरेस्ट ही ले लो 50,000 और उसको ना हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड किससे करेंगे, एवरेज से। जो मेरा फंड है ना प्रोविडेंट फंड का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, जनरली अपने ऐसे इंटरेस्ट, ये रेट है, ये इनकम का ये इंटरेस्ट का रेट है, एक तरह से देखा जाए ये इंटरेस्ट का रेट है, तो ये पहले कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली अपने जैसे इंटरेस्ट निकालते कैसे निकलेगा, इसको अपने निकालेंगे कैसे निकले, पहले तो एक रेट भाई किस हिसाब से अपने को इनकम जनरेट हो रहा है, क्योंकि पहला तो मैंने इस फंड से मेरा कितना इनकम जनरेट हुआ है और एवरेज बैलेंस से निकालते हैं ना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो इनकम डिवाइडेड बाय जो बैलेंस, इनकम डिवाइडेड बाय बैलेंस से अपना एक रेट निकलेगा कि उस फंड पे जो मेरा प्रोविडेंट फंड में मेरा कितना % से इनकम जनरेट हो रहा है उसको, और वो जो परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा एक्सेस है ना 7.5 लाख तक मेरे को परक्विजिट नहीं लेना है, मेरे को उतना उसके ऊपर वाला पे टैक्स लेना है, यही ध्यान है, उसके ऊपर का अमाउंट ही परक्विजिट्स बनेगा और उसके ऊपर के अमाउंट को ही मेरे को टैक्स में कैलकुलेट करना है। तो अभी पीसी क्या हो गया, जो एक्सेस इस साल का मेरा कंट्रीब्यूशन है ना, गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, इस साल का जो तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो 7.5 लाख के ऊपर का, उसके जो रेट है ना इनकम का जो उस फंड पे जनरेट हो रहा है उसके ऊपर भी मैं टैक्स लूंगा, और जो लास्ट ईयर भी तुम 7.5 लाख के ऊपर का जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया ना वो भी पक्ष है वो, क्योंकि आज मेरा इंटरेस्ट है, सिर्फ आज का नहीं होगा, जब एक फंड में जाता है तो हर साल इंटरेस्ट आता है और एक्यूमुलेट होता जाता है बैलेंस और उसके ऊपर भी इनकम आता है, तो गवर्नमेंट बोला इस साल का भी लूंगा और लास्ट ईयर जितना साल तक ये 7.5 लाख के ऊपर एम्प्लॉयर किया है ना उस पर भी मैं जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी तुम्हारा परक्विजिट्स है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा ये फॉर्मूला। तो पीसी क्या हुआ, एक्सेस जो मेरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना
समझो 10 लाख है तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, और समझो रेट आगे 1% या 2% जो भी आया, तो वो मेरा, ये मेरा पर्क्स है। इस तरीके से समझो मेरा इस बार मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया 10 लाख किया, तो पीसी मेरा कितना हो गया 2.5 लाख, 7.5 के ऊपर। इसको मैं करूंगी डिवाइड करूंगी 2 से, ऑब्वियसली एवरेज से निकालते हैं अपने इनकम का रेट, और रेट अपने निकाल लिए। इस साल जो मेरा इनकम अक्रू हुआ है और लास्ट ईयर का ओपनिंग फंड, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग और इस बार का क्लोजिंग, एक एवरेज बैलेंस पे मैं इनकम से रेट निकाल लूंगी। मेरा समझो 1% का रेट आ गया, तो इस एवरेज, ये जो मेरा फंड है इस साल में जो डाली हूँ करेंट ईयर में, जो 10 लाख डाली हूँ, तो 2.5 है, 7 लाख, 7.5 से लाख, 2.5 लाख ऊपर है, और उसका एवरेज पे मेरा निकल गया। ये मेरा इस साल का पर्क्स है। गवर्नमेंट लास्ट ईयर का भी लेना चाहता है, तो लास्ट ईयर वाला जो एक्सेस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहा है, ये स्टार्ट ही आया 2020 से, तो भाई पुराना जितना भी लास्ट ईयर समझो ये 25-26 है, जो भी 3-4 साल का जो भी मेरा एक्सेस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो PC1 है, ठीक है। और TP1 क्या है, जो मेरा एग्रीगेट टैक्सेबल परक्विजिट था उसको भी मैं ऐड कर दूंगी, 7.5 लाख के ऊपर जो था, जो मेरा लास्ट ईयर समझो मेरा एम्प्लॉयर कितना मेरा एम्प्लॉयर जितना 7.5 लाख से ऊपर से कंट्रीब्यूट किया वो PC1 है, और TP1 जो भी मेरा टैक्सेबल परक्विजिट 17 to 3A में जो इंटरेस्ट निकला है एक्यूमुलेट होता जाता है ना, उसको भी मैं ऐड करूंगी, और उसको इस बार का इनकम का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा रेट आ जाएगा। फिर मैं वापस से करती हूँ, इसको दोनों को ऐसे समझना है दैट कि 7.5 लाख के ऊपर का जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो मेरा पर्क्स बनेगा, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी मेरा पर्क्स बनेगा। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख के ऊपर का, इस साल पे भी जो लग रहा है वो भी इंटरेस्ट लेंगे, और जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो भी आपका पहले भी गया है 7.5 के ऊपर का, उस पर भी मेरे को इंटरेस्ट लेना है। अब इतना ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा। तो PC है, PC मेरा जो भी है एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो ध्यान पे रखना है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसका 2 एवरेज निकाल लेना, RR रेट निकालना है, इस बार का करंट ईयर का रेट है जो मेरा इनकम अक्रू हुआ है इस फंड में, डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस, उसको ऐड वो करके इस साल का करंट ईयर का आ गया। फिर लास्ट ईयर का मैं कैसे निकालूंगी, लास्ट ईयर का है कि जो PC1 का जो मेरा जितना पुराने साल में मीन्स आफ्टर 1 अप्रैल 2020 जो भी 3-4 साल में जितना भी मेरा एम्प्लॉयर 7.5 लाख के ऊपर का लिया है वो मेरे को लेना है, प्लस जो उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी आया होगा 7.5 लाख के जो ऊपर का इंटरेस्ट आया होगा जो मैंने कैलकुलेट किया होगा लास्ट ईयर में इस तरीके से 21, 22, 23, तो इंटरेस्ट तो एक्यूमुलेट होता था, उस वैल्यू को 7.5 और उस इंटरेस्ट को दोनों को ऐड करना और उसके ऊपर इस बार का रेट निकाल देना है। तो PC/2 इंटू R, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा, PC/2 इंटू R करेंट ईयर है, ठीक है। और ये लास्ट प्रीवियस ईयर में जब भी मेरा 750 से ऊपर का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन गया है वो है, एंड देन TP1 वही है जो लास्ट ईयर में ऐसे ही मैंने जो कैलकुलेट करके निकाला था ना उसको भी मैं ऐड करूंगी, जो 7.5 लाख के ऊपर का जो मेरा इंटरेस्ट मिला उसको भी मैं ऐड कर, TP1 वही है। एग्रीगेट टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर अर्लियर प्रीवियस ईयर 17 to 7A इंटरेस्ट का बात करता है, तो ये जो मेरा टैक्सेबल पर जो मेरा इंटरेस्ट लास्ट से लास्ट ईयर जो भी मेरा टैक्सेबल है उसको भी ऐड करो, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आता है ना। इस ईयर में भी 25-26 में भी मेरा 22-23 का जो इंटरेस्ट अर्न की उस पर भी तो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको भी तुम ऐड करो और इस साल का रेट लगा दो तो मेरा आ जाएगा। आई होप इट हेल्प्स, तुम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा फेवरेट इंस्टीट्यूट का ICAI का और मेरा खुद का ATCCD। ATCCD इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ATCCD इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सिर्फ न्यू टैक्सेशन रिजिम में जो न्यू या डिफॉल्ट में इसमें डिडक्शंस मिलता है, बहुत कम 3-4 ही डिडक्शंस है जिसमें ATCCD है। ATCCD किसके बारे में बात करता है, ये पेंशन फंड के बारे में बात करता है, जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है NPS में ये सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा 17(1)(9) में 8 में 17(1)(8) में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है,
बहुत इंपॉर्टेंट। जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसका डिडक्शन आपको 80cc D2 में मिलता है, बट एम्प्लॉय का नहीं मिलता है। एम्प्लॉय का सिर्फ ऑप्शन, मतलब एम्प्लॉय वाला नए में नहीं मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता है। खाली जो एम्प्लॉयर वाला होता है दोनों में मिलता है। दोनों में मिलने का मतलब ही मेरे को डिफॉल्ट में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड में, उसका डिडक्शन 80cc D में मिलता है, और दोनों में मिलता है, वेदर इट्स ओल्ड और न्यू, वेदर इट्स ओल्ड और डिफॉल्ट, जो भी आपको बोलना है डिफॉल्ट। और 80cc जो एम्प्लॉय भी करता है ना, एम्प्लॉय का ही जो 50,000 एक्स्ट्रा मिलता है, ये भी याद रखना, ये टैक्स प्लानिंग में काम आता है। टैक्स प्लानिंग में मीन्स वो अपने को 150 तक ही मिलता है डिडक्शंस वहाँ पे, बट ये जो 50,000 है ना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ये अलग से मिलता है। तो अगर और सबको इसको अलग से रखो, उसमें ऐड ना करो, बताऊंगी जब डिडक्शंस करवाऊंगी कि हाउ वी कैन क्लेम 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80cc1B, मीन्स एम्प्लॉय का खुद का डिडक्शन। तो ये बात ध्यान पे रखना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है, एम्प्लॉयर जो डोनेट करता है पेंशन फंड के गवर्नमेंट में डालता है, तो उन केसेस में दोनों में मिलता है, बट एम्प्लॉय का वो खुद करता है तो डिफॉल्ट में नहीं मिलता है। ये अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये भी नया ही आया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, जनरली आर्मी के लिए है, और इसका क्या है कि आपका डिडक्शंस मिलता है बोथ रिजिम में, ये भी दोनों में मिलता है। ये लेकिन नया, ये भी दोनों में मिलता है, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल में मिलता है। ओके, ये वैसे एकदम इजी, इसमें कुछ नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, आर्मी और जो आर्म फोर्सेज है उनका एक कॉर्पस फंड है, उनके लिए गवर्नमेंट बनाया है, तो उन ये दोनों में मिलता है। और इसका डिडक्ट, बट एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, वो ऑप्शनल में मिलता है। सुपर एनुएशन फंड फुल्ली एग्जाम्प्ट है, बता चुकी हूँ। ये जनरली कब मिलता है ये जब ऑन द डेथ ऑफ ए, जब कोई का रिटायरमेंट के समय पे, या डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी, और कोई जो रिफंड भी मिलता है ना ऑन द डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी, समझो एम्प्लॉय का डेथ हो गया, तो वो भी रिफंड भी आपका एग्जाम्प्ट होता है, और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर इससे आप अपना ट्रांसफ़र कर देते हो इस अमाउंट से, जो ये पढ़ाई थी 80cc D में, तो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। मीन्स क्या हुआ कि इस फंड से आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से भी आप अगर 80cc D में ट्रांसफ़र कर दो ना, पेंशन वाला, अटल पेंशन में, तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसमें भी यही था, इसी में भी यही है। सुपर एनुएशन फंड एग्जाम्प्ट होता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो फिर अपना ये ख़त्म हो गया है, मतलब जो भी बड़े बड़े फंड के टॉपिक थे, एक यूनिट ख़त्म किया है। फिर शायद ट्राई करूँगी कि लास्ट का जो है पेमेंट इन लिeu ऑफ ना, ये कंपनसेशन बाद में करेंगे। लास्ट के जो क्लास में या सेक्शन में उसको सैलरी को ख़त्म करने का चेष्टा करेंगे। उसमें अपने परक्विजिट्स करने वाले मेनली मैंने इस तरीके से अपने लेक्चर्स को डिवाइड किया कि फर्स्ट में अपने ने सैलरी किया, और मतलब मेजर चीज़ को अलग अलग रखा है, क्योंकि उसमें अपने अलावेंसेस थे, इसमें बड़े बड़े फंड थे, रिटायरमेंट फंड, ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, ये थे। अब नेक्स्ट में परक्यूजेट्स रखते हैं, और फिर एक फुल सम ले लेंगे, और नेक्स्ट जो क्लासेस में सम ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट में क्या है, वॉलेंट्री, ये तो बाद में ही कर लेंगे। फिर अपने सम करने वाले हैं, और मैं सारा MTP RTP के जितने भी सम है सब कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वो थर्ड वाला क्लास ज़रूर अटेंड करिए। उसमें हाँ, ये परक्विजिट्स आ जाएंगे, और फिर डिडक्शंस, और ओल्ड और न्यू में कैसे अपने को ट्रैवल करना है, कैसे ओल्ड और न्यू में जल्दी से जल्दी उस सम को सॉल्व करना है समझ के, उस पर कैसे थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स भी रहेंगी, टिप्स भी रहेगा कि कैसे दिमाग में कैसे दोनों सम को एक साथ करना है। मैं एडवाइस करूंगी एग्जाम के समय कि क्या होता है कि जिस तरह से आपका रहता है ना सम, अगर आप सैलरी का करने जा रहे हो, यहाँ पे ओल्ड रखो, यहाँ पे न्यू रखो, और एक साथ इंफॉर्मेशन पुट करो, बट उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट बार बार ऐसे ही बार बार पूछता है कि डिफॉल्ट ऑप्शन, मैं बार बार बोल रही हूँ, और उसमें ही अपने को कंफ्यूजन होता है, तो टाइम नहीं जाना चाहिए। इधर एक खोला, क्योंकि इंफॉर्मेशन मोरलेस सेम रहता है, इधर ऑप्शनल खोला, इधर डिफॉल्ट खोला, और साथ में करते जाइए, इससे टाइम का बहुत बचत होता है। और एग्जाम में टाइम इज गोल्ड,
जितना जल्दी जो लोग फास्ट कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, अगर अपने आते हुए चीज़ को फास्ट कर पाएंगे तो जो नहीं आ रहा है, जो सम्स नहीं आ रहा है, जहाँ लगता है कि थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा, वहाँ अपने समय दे पाते हैं। तो जो अपने को आता है वो चीज़ अपने को बहुत फास्ट करना चाहिए। ये सब पर्क्स वाला समय, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में डालिए, और कुछ भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी। एंड ठीक है, चलो आज के लिए बाय, फिर नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में और मैं सबको फिर से फर्स्ट और सेकंड दोनों रिवाइज करूँ। ओके, थैंक यू। और मैं यूट्यूब पे क्विजेस भी पोस्ट करती हूँ, मेरा व्हाट्सअप चैनल पे भी क्विजेस रहता है, टेलीग्राम पे भी रहता है, जाके सब को सॉल्व करो, एमसीक्यू को सॉल्व करो, उससे आपका दिमाग में और क्लैरिटी आएगा। ठीक है, चलो बाय।